बेटे आज वाले लेक्चर में एटम्स चैप्टर की डेरिवेशंस तो हमने कर लिए थे, बट फ्यू डेफिनेशंस आर लेफ्ट जो नोट्स में नहीं लिखी हुई थी. एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो वी मस्ट अवेयर अबाउट दीज डेफिनेशन. द फर्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी. The excitation energy of an atom is defined as the energy which is required by its electron to jump from ground state to any of the excited state. यानी ग्राउंड स्टेट से किसी भी लेवल में जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी. इफ इट इज फर्स्ट एज एक्साइटेशन एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन विल बी जंप फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द सेकेंड लेवल, यानी फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस. इफ इट इज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी तो फर्स्ट से जो फर्स्ट है उसे आपने ग्राउंड कह दिया, तो जो सेकेंड लेवल है दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, और जो वैल्यू 3 है n इज इक्वल टू 3 दैट इज कॉल्ड द सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी. सो अगर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो E3 माइनस E1, और जब फर्स्ट निकालनी है तो E2 माइनस E1, जब थर्ड निकालनी है तो E4 माइनस E1. Because the ground state will be fixed, that is first. The excitation energy is the energy required by an electron to jump from ground state to any one of the excited state. If it is first, that is n equals to 2, यानी पहली लेवल से सेकेंड लेवल पे जंप, that is called as first excitation energy. And in case of hydrogen atom, एनर्जी की वैल्यू आपने -13.6 अपॉन n स्क्वायर निकाली है, उसमें n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो और उसका डिफरेंस ले लो. यू विल गेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन, सिमिलरली फॉर सेकेंड. नाउ द नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन या टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन completely out of the atom. That is energy required to take an electron from its ground state to the infinite state. यानी आप किसी लेवल पे नहीं जाना, ग्राउंड स्टेट से निकाल के उस इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ इट, उसके ऑर्बिट को छोड़ना है, एटम से बाहर करना है, दैट इज उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक लेकर जाना है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज सेड टू बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो एलिमेंट है इट विल बिकम a positively charged, that is it is ionized. So such an energy is said to be ionization energy. So अगर हमने ionization energy कैलकुलेट करनी है तो E infinity माइनस E1, बिकॉज ग्राउंड स्टेट से आप उसे इनफाइनाइट लेवल पे लेके जा रहे हो, एंड E infinity इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी इज टेकन एज 0 माइनस E1 माइनस 13.6, so you'll get 13.6 EV. The third definition is excitation potential. It is that accelerating potential which is to be given to a bombarding electron which gives a sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from inner to an outer orbit. Inner orbit से outer orbit में jump करने के लिए जितनी energy चाहिए that is called as excitation potential. It is almost similar to that of the excitation energy. राइट, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकली इनकी वैल्यूज भी सेम आती हैं. एंड इन केस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पहले एक्साइटेशन पोटेंशियल, नाउ इट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सेम चीज़ है, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन विच इलेक्ट्रॉन, द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट द सफिशिएंट एनर्जी to ionize the target atom by knocking one of its electron completely out of the atom. So ionization potential is nearly similar to that of ionization energy, and excitation energy is nearly similar to that of the excitation potential. These four definitions are very very important और पेपर में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद देम. अब जैसे क्वेश्चन में इन्होंने एक एग्जाम्पल नंबर 7 दी है, क्या लिखा, इवेल्युएट द रिडबर्ग कांस्टेंट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द फंडामेंटल कांस्टेंट्स इन द एक्सप्रेशन. रिडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है आपको पाई एम के ई सी एच, सबकी वैल्यूज पता है. सब्सिट्यूट कर दो, एम बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, 1/4πε0 को के स्क्वायर लिखा हुआ है बेटे, और ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट एच प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू आपने सब्सिट्यूट करी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट. राइट, सो अगर एग्जाम में प्रूव करने के लिए आएगा ये तब कर सकते हो जब आपको रिडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन पता है.
Rydberg constant का रिलेशन लर्न करना है so that you can easily obtain the value of it, right? Now the next is, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। जब हमने बोर्स थ्योरी से वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी तो बेटे उसमें हमने लिखा था अल्फा लिया था 2πke² को, दैट अल्फा इज सेट टू बी द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। सो अगर मुझे यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहाँ करी थी, बट हमने वर्ड तब ये डिस्कस नहीं करा था कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब इसमें भी 2πke/ch इन सब की वैल्यूज़ जब आप कांस्टेंट्स की पुट करोगे यू विल गेट अल्फा इक्वल टू 1/137 विच इज़ नियरली इक्वल टू 0.0073। दिस अल्फा इज सेट टू बी द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अगर आपको पता हो इसका नाम और इसका फॉर्मूला, then only you are able to calculate its value. What is the angular momentum? Next numerical example number 9. What is the angular momentum of an electron in the third orbit of an atom? Third orbit के लिए angular momentum we all know using Bohr's theory angular momentum is nh/2π. So n की जगह बेटे 3 पुट कर दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। एक्सप्रेशन आपने निकाला वो उसमें z की जगह 1 पुट कर दो रेडियस वाले रिलेशन में। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। अगर स्मॉलेस्ट ऑर्बिट दैट मीन्स ही इज आस्किंग फॉर हाइड्रोजन, और z तो 1 रहेगा ही रहेगा और n की वैल्यू भी 1 ले लो बिकॉज स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस होएगा या इनर मोस्ट ऑर्बिट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन वेलोसिटी पे बेस्ड है, किसी में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो इन सारे क्वेश्चंस में मेक श्योर कि जो फॉर्मूलाज हैं या तो फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो फिर बोर्स थ्योरी के जो स्टेप्स हैं वो याद रख लो। कुछ बच्चे स्टेप्स से भी न्यूमेरिकल्स कर जाते हैं, अगर आप स्टेप्स लर्न कर लो तो रिलेशन उस टाइम आपको डिराइव करने पड़ेंगे, वो कर सकते हो, नहीं तो फिर रिलेशंस लर्न करने पड़ेंगे। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन देन इट के फॉर्मूला याद करना है कि उसको डेरिवेशन को याद रखना है, ये आपकी चॉइस है। अब आप बेटे इसका एसएल का एग्जाम्पल नंबर 26 देखो। कुछ बच्चों ने डाउट पूछा हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज इज 6553, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट। अब आपको इसमें बार्मर सीरीज के लिए हम पहले वेव नंबर का रिलेशन लिखते हैं। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1² माइनस n2²। जो आपने फॉर्मूलाज लिख लिए वो पुट कर लो। बार्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू बेटा 2 है और अल्फा लाइन उससे नेक्स्ट फर्स्ट वाली कौन सी होती है ये याद रख लो। एच अल्फा लाइन के लिए n इक्वल टू 3 लेना है अगर वो बार्मर सीरीज है तो, राइट। लाइमन सीरीज में 2, क्योंकि लाइमन का फर्स्ट लेवल 1 होता है, उससे नेक्स्ट लेना है जो आपको दिया हुआ है। बार्मर दिया है तो उसका नेक्स्ट वाला 3। सिमिलरली एच अल्फा लाइन के लिए n इज इक्वल्स टू 3 लेना है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। और बाकी वैल्यूज पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट यू ऑब्टेन 5/36 r। r की बेटे वैल्यू पुट कर दो, नो r की वैल्यू नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी वेवलेंथ की और r कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से r आ जाएगा और r की यूनिट मीटर इनवर्स होती है बिकॉज r इज इक्वल्स टू 1/λ और n की कोई यूनिट नहीं होती। सो r की यूनिट 1/λ और लैम्डा की यूनिट इन टर्म्स ऑफ मीटर, सो r की यूनिट मीटर इनवर्स। नेक्स्ट 27th में देखो, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम की कौन सी स्टेट, जो ट्रिपली आयोनाइज्ड हीलियम है उसकी कौन सी स्टेट में उसका रेडियस ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होएगा। nth ऑर्बिट का रेडियस का रिलेशन हम लिख लेते हैं और इस रिलेशन में हमने तब लिखा था n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और z के इनवर्सली। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बेरिलियम और हाइड्रोजन। दोनों इक्वेशन में वो कह रहा है कि रेडियस इक्वल, इस कंडीशन को अप्लाई करो, n²/z वैल्यू जो r की वैल्यू है फॉर बेरिलियम ट्रिपली आयोनाइज्ड इज इक्वल टू n²/z फॉर हाइड्रोजन। दोनों को इक्वेट करके n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट, बेरिलियम के केस में। और हाइड्रोजन के केस में n हो गया 1, z वैल्यू 1 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर z, उसकी जगह बेटे 4। इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट n इक्वल्स टू 2। सो ये वाले जितने भी रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में ये ज़रूर याद रखना है कि n और z के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि z वैल्यू वेरी कर सकती है बेरिलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, इन सब में। और यूनी इलेक्ट्रॉन यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बोर्स की थ्योरी के सारे फॉर्मूलाज
एप्लीकेबल है, तभी इसने ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम बोला है, सो दैट इट विल बिकम अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो इस तरह से ये वाले न्यूमेरिकल्स होंगे। अब एक एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 28 में दिया है, which level of the double ionized lithium has the same energy, पहले रेडियस की बात की थी, अब एनर्जी, as that of ground state energy of hydrogen. So first of all write the expression for energy, और उसमें देखो कि energy is directly proportional to z square and inversely to n square, दोनों की energy is equal. Double ionized lithium is equals to the energy of the hydrogen. वैल्यूज पुट कर दो बेटा, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, z वैल्यू फॉर लिथियम इज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। लिथियम का लेवल कैलकुलेट करना है तो n फॉर लिथियम इज टू बी कैलकुलेट। z वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज 1 एंड n फॉर हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बराबर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में n को 1 लेना है, और किस लेवल ऑफ लिथियम, डबल आयनाइज्ड लिथियम यानी n फॉर लिथियम कैलकुलेट करना है। सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट n इक्वल्स टू 3। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, और उसमें ये याद रखना है पांचों रिलेशन जो तुमने रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उनमें वो सारे n और z के साथ कैसे रिलेटेड है। इन एक्सप्रेशंस और फॉर्मूलाज को बेटे लर्न कर लो, आई थिंक इट इज़ बेटर, क्योंकि डेरिवेशन करना इज़ डिफ़िकल्ट देयर, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी हैं।